बेटा आज जो टॉपिक होना है ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। अभी से बता दे रहा हूँ। आज का टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। कुछ नहीं करना है आपको, केवल यहां देखिए, पूरा टॉपिक आपको यहीं समझ में आएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये एक वायर और उसके बगल में रखी है टेबल। टेबल पर रखी है वेट्स, 50-50 ग्राम के बहुत सारे वेट्स रखे हैं। ठीक है, 50 मान लिया तो 50 ही चलाएंगे। वायर के बगल में टेबल रखी है, टेबल पर रखी है वेट्स। 50 भी नहीं, 20 कर लो। 20 ग्राम के बहुत सारे वेट्स रखे। ठीक, जब आप एक एक करके ये वेट हैंग कराना शुरू करो, एक एक करके, तो ये वायर धीरे धीरे स्ट्रेच होगा, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज। हमें ऑब्जर्व करना है कि जैसे जैसे हम वेट इंक्रीज कराएंगे, जो इंक्रीज इन लेंथ है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। बात क्लियर? 20 ग्राम की वेट्स एक एक कर वायर पर हैंग कराना है। जब हैंग कराएंगे तो वायर की लेंथ इंक्रीज होगी। जो लेंथ इंक्रीज होगी उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसके ऑब्जर्वेशन के बेस पर ग्राफ प्लॉट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझी क्लियर है आपको? अब स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो वेट हम हैंग करा रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेस। मतलब जो 20-20 ग्राम के वेट हम हैंग कराएंगे वो क्या है? स्ट्रेस। और जो वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, वो क्या है? स्ट्रेस। ठीक, मतलब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट को, जो वेट हम हैंग करा रहे हैं। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एलोंगेशन को, इंक्रीज इन लेंथ। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हमारे पास एक वायर है और बहुत सारे 20 ग्राम्स के वेट, जिन्हें हमें एक एक करके हैंग कराना। जब हैंग कराएंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक, जो वेट हम हैंग कराएंगे वो स्ट्रेस है और जो लेंथ इंक्रीज होगी वो स्ट्रेन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले 20 ग्राम का वेट हैंग कराया। मान के चल रहे 20 ग्राम का वेट हैंग कराने पर 0.002 लेंथ इंक्रीज। कितनी? 0.002 मीटर लेंथ इंक्रीज। तो यहां कितना लेंगे हम? ये क्या है? वेट 20 ग्राम। यहां तक क्या लेंगे? 20 ग्राम, ओरिजिन से यहां तक। और यहां तक क्या होगा? 0.002। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट यही मिलेगा हमें। बात क्लियर है? ग्राफ पर ओरिजिन से यहां तक क्या है? 20 ग्राम, 20 ग्राम। और ओरिजिन से यहां तक क्या है? 0.00। ओके, अगला 20 ग्राम उठाया है,
जैसे ही अगला 20 ग्राम हैंग कराया, लेंथ दोबारा से 0.002 मीटर इंक्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट 20 ग्राम ये हुआ, नेक्स्ट 20 ग्राम यही होगा, इंक्रीज इन लेंथ 0.0, सेम इंसिडेंट। ठीक है, अगला 20 ग्राम हैंग कराया यहां तक, पोजीशन से यहां तक 20 ग्राम, लेंथ इंक्रीज हुई 0.00। ठीक, इसका मतलब ये तीन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी ओ से लेकर ए तक। कितना आपको समझ में आया? पक्का? तो O to A stress is directly proportional to strain। जितना वेट हैंग करा रहे हैं हर 20 ग्राम पर 0.002 मीटर लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फिर रिपीट करूं एक बार, फिर देखिए, आपने पहला 20 ग्राम का वेट हैंग कराया, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई? 0.002। ग्राफ में आप कैसे दिखाओगे? यहां पे हो जाएगा 20 ग्राम, यहां हो जाएगा, ठीक, दूसरा 20 ग्राम का वेट हैंग कराया, लेंथ फिर से कितनी इंक्रीज हुई? 0.002। तो फिर 20 ग्राम, फिर इंक्रीज इन लेंथ 0.002। ठीक, अगेन 20 ग्राम हैंग कराया, 20 ग्राम, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने ज्वाइन कराया, ओ से ए तक हमें मिली स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ को हमें एक्सप्लेन करना था, अपना ऑब्जर्वेशन हमें एक्सप्लेन करना था। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि O to A स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुक्स लॉ ओबेड। हुक्स लॉ यही था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहीं कोई डाउट 1% भी नहीं? चलो, अब हम अगला 20 ग्राम हैंग कराए। देखिए, जब हमने अगला 20 ग्राम हैंग कराया तो जो लेंथ इंक्रीज हुई वो पहले से ज्यादा हो गई। देखो, यहां से यहां तक चली गई। अभी तक गैप सेम चल रहे थे, अब गैप ज्यादा हो। ठीक, मतलब अगला 20 ग्राम हैंग कराने पर, नेक्स्ट वेट इंक्रीज कराने पर एलोंगेशन प्रीवियस एलोंगेशन से ज्यादा हो। ठीक, मान लो ये हो गया कितना? 0.002। ठीक, इसका मतलब ए से बी तक अब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये ऑब्जर्वेशन आया। सवाल उठता है ऐसा क्यों? वायर पे जब आप वेट हैंग कराते जाओगे तो वायर पतला होता जाएगा, खींचिएगा तो वायर पतला होगा। मोटा वायर 20 ग्राम झील कर कितना खींच रहा था? 0.002। जब वायर पतला हो जाएगा तो उसी 20 ग्राम पर वो ज्यादा खींचेगा क्योंकि वो पतला हो चुका है। इसलिए ही ऐसा हुआ।
कि नेक्स्ट 20 ग्राम पर वायर में एलोंगेशन प्रीवियस एलोंगेशन से ज्यादा। ठीक, तो ए से बी तक आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑन इंक्रीजिंग सेम वे व्हाट हैपेंस? एलोंगेशन इज मोर देन प्रीवियस वन। ठीक, क्यों हुआ हमें नहीं बताना, हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो देखना है कि ऑन इंक्रीजिंग द सेम वेट elongation is more than previous one. That is, stress is not directly proportional to strain. ठीक है, एक पॉइंट और। At this point, if we remove all the weight, जितने भी वेट थे वो सब हटा दो वायर से, तो वायर श्रिंक होगा और अपनी इनिशियल लेंथ गेन कर देगा। वायर श्रिंक होगा और अपनी इनिशियल लेंथ गेन कर देगा। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल है। गेन कर दी उसने, यानी कि अभी तक वायर इलास्टिक है। अगर अपनी इनिशियल लेंथ गेन कर ले तो वायर में अभी तक क्या है? इलास्टिसिटी है। तो जब ए से बी तक आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप दो चीजें लिखेंगे। क्या क्या? फ्रॉम ए टू बी ऑन इंक्रीजिंग द सेम वे elongation is more than, that is, stress is not directly proportional to strain, पहली चीज। and if we remove all the weights one by one, then wire will regain its initial original length, that is, wire is elastic। अभी तक वायर इलास्टिक, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुन, नाउ फ्रॉम बी टू सी on increasing the same weight, on increasing the same, the elongation is more than previous one। अब वायर पहले से भी ज्यादा खींचेगा। मान लो ये खींच रहा है अब 0. elongation is more than previous one। ऐसा क्यों होगा? because wire becomes more thin, so V occurs elongation more than previous one, more than previous one। एक क्या लिखेंगे हम? on increasing the same weight from B to C, on increasing the same weight, V occurs when the wire elongation is more than previous, because wire becomes thin। दूसरी, now if we remove all the weight one by one, then wire will not regain its initial length। मतलब अब अगर आप वायर एक एक करके सारे वेट हटा रहे हो तो वायर श्रिंक तो होगा लेकिन अपनी इनिशियल लेंथ को गेन नहीं कर पाएगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है आप? वायर में अब इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी थी वो कम हो गई। जब तक वो प्रॉपर इलास्टिक था उसने अपनी इनिशियल लेंथ गेन कर, अब उसमें इलास्टिसिटी हो गई कम क्योंकि वो पतला होता है, तो अब वो अपनी इनिशियल लेंथ गेन। बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूं पहले यहां से यहां तक? बिल्कुल नहीं होगा, बढ़ रहा लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा। यूनिफॉर्मली जब बढ़ रहा था तब तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे,
जब एक का काम सेम चल रहा है और दूसरा डिफर होने लगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर सुनिए। इनिशियली वी हैंग 20 ग्राम, elongation occurs 0.00, that is stress is directly proportional to strain from O to A. Hooke's law obeyed. Now from A to B, on increasing the same rate, elongation is more than previous one. So stress is not directly proportional to strain, but if we remove all the weight one by one, then wire will shrink and regain its initial. Clear? From B to C, on increasing the same weight, elongation occurs more than previous one because wire becomes thin. And if we remove all the weight, wire will not regain its. यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से देखना, C to D क्या हुआ? Now on increasing weight very normally, मान लो अब हमने हर बार 20 ग्राम लगा रहे थे, हमने 10 ग्राम ही लगाया। अब हमने एक वेट 10 ग्राम का लगाया। ऑन इंक्रीजिंग वेट वेरी लो, बहुत कम वेट लगाया। वी अकर्स और एलोंगेशन मोर देन प्रीवियस। अब वायर इतना पतला हो चुका है कि अगर हम वेट कम भी हैंग कर रहे तो भी एलोंगेशन प्रीवियस से ज्यादा। समझ में आई बात? वायर बिकम्स वेरी थिन, so on increasing weight very less, elongation occurs more than previous one. ठीक, हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वायर बहुत पतला हो चुका है, हमने एक एक करके वेट हटाना शुरू। आप पहले वेट 10 ग्राम वाला हटाओगे, फिर कितना हटाओगे? 20 ग्राम वाला। आपने वेट हटाना शुरू किए ही थे, फिर भी वायर नीचे खिंचता चला जा रहा, फिर भी वायर नीचे खिंचता चला जा रहा था और यहां आके वायर ब्रेक हो गया। मतलब इसके बाद डी के बाद क्या हुआ? आपने वेट को कम करना स्टार्ट किया वन बाय वन, बट द एलोंगेशन इंक्रीजेस रैपिडली एंड फाइनली वायर ब्रेक्स एट पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट and this stress is called breaking stress. मतलब जो भी है इस समय वेट हैंग रह गया, that is called breaking। समझ में आई बात? तो C से D तक क्या हुआ? On increasing the weight very less, elongation occurs more than। इसके बाद क्या हुआ? Now from D to E we start to decrease the weight one by one, but elongation occurs, increases rapidly and finally it breaks at point E. This point is called breaking point. At this time stress is called breaking stress. The formula of breaking stress is L rho G. L is length of wire, rho is density, G is gravitational activity. कहीं भी कोई डाउट? वायर किसी भी मटेरियल का हो, अगर वो इलास्टिक है, खिंचता है, तो उसमें ये चीज जरूर होगी। क्लियर हुआ?
नोट्स में ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसे आप लिख लो तो ज्यादा बेटर। ग्राफ बना लो और लिख लो। तो ग्राफ के लिए जगह छोड़ दो, पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आराम से ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। लिखिए, फ्रॉम O to A, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम O to A, on increasing the weight, on increasing the same weight, on increasing the same weight, elongation in the wire, elongation in the wire occurs same, occurs same. That is, stress is directly proportional to strain, and Hooke's law follows. Second point, from point A to point B, on increasing the same weight, on increasing the same weight, elongation occurs, elongation in the wire occurs, elongation in the wire occurs less than previous one, occurs less than previous, sorry, more than previous one. Elongation in the wire occurs more than previous one because wire becomes thin. That is, stress is not directly proportional to strain. But on removing all the weights one by one, but on removing all the weights one by one, wire regain its original length. Wire regain its original length. That is, wire is elastic.
Now, from point B to point C, on increasing the same weight, elongation occurs more than previous one because wire become more thin. And on removing all the weights one by one, and on removing all the weights one by one, wire does not regain its original length. Next. Now from point C to point D, from point C to point D, on increasing the weight less than previous one, on increasing the weight less than previous one, elongation in the wire occurs more than previous one because wire becomes more thin. Next. Now from point D to point E, we start to remove weights one by one. But elongation in the wire increases rapidly. And finally, at point E, wire breaks. That point is called breaking point, and stress at this time is called and stress at this point is called breaking stress. And stress at this point is called breaking stress. Formula for breaking stress is line change करके लिखना. Formula for breaking stress is
L रो G। ठीक है, ग्राफ के लिए जगह छोड़ दी थी। क्वेश्चन लिखिए, एक ग्राफ बनाओगे अभी, क्वेश्चन लिखो। The maximum length of a wire which can hang vertically is 1000 meter। मतलब एक वायर की लेंथ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर भी हो सकती है, उसे तो हम हैंग करा ही सकते। मैक्सिमम कितनी लेंथ को हम इंक्रीज हैंग करा सकते हैं? 1000। ठीक होगा क्या? 1000 मीटर के बाद वायर इतना भारी होगा कि वो खुद ही खींचने लगेगा, हैंग नहीं करा पाओगे। तो मैक्सिमम लेंथ जो हम वायर की हैंग करा सकते हैं वो कितनी है? 1000 मीटर। इफ डेंसिटी ऑफ द वायर इज 6000 kg per meter cube, 6000 kg per meter cube, then find its breaking stress। बहुत जल्दी से करो। L है 1000, रो है 6000, G है 10। तो 6 इंटू 10⁻⁷। भाई ब्रेकिंग स्ट्रेस ये रहा, इक्वल में L की जगह 1000, रो की जगह 6000, इंटू में G। तो 6 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, if breaking stress of a wire is 8 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीधे सीधे लिखते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर इज 8 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर which can be hanged vertically, which can be hanged vertically, given that density of wire is 5000 kg per meter cube। तो अब आपको क्या क्या मालूम है? ब्रेकिंग स्ट्रेस मालूम है, इक्वल में लिखेंगे आप L फाइंड करना है, रो मालूम है, G मालूम है। तो 8 into 10⁶ डिवाइडेड बाय 5 into 10⁴, तो 1.6 into 10⁻² मीटर। 1.6 into 10⁻² मीटर। ठीक है,
अब आराम से ग्राफ बना ली। रफ ग्राफ नहीं बनाना, अच्छा सा बनाना।